अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी का। आप शुरू करते हैं अपने टॉपिक एसेंट ऑफ जाइलम सैप को। अब ये तो आप लोगों को मेजरली पता ही है कि अब हमने रूट्स के थ्रू सबसे पहले, क्योंकि रूट्स एनकरेजिंग स्ट्रक्चर थे और इसके अलावा एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर थे, तो हमने इनको लीव्स तक मूव करवाया था। ये हमने वाटर पोटेंशियल में देखा कि सॉइल का वाटर पोटेंशियल जाता था, इसके बाद रूट्स में उन्होंने मूव किया, फिर रूट से स्टेम में, स्टेम से फिर अल्टीमेटली लीव्स तक जब उसने मूव किया, तो ये सारा वाटर पोटेंशियल के केस में हम देख रहे थे। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि असेंट हो रहा है, यानी कि ऊपर उठवाना हो रहा है जाइलम सैप का, जिसमें आपके पास वाटर और मिनरल्स आते हैं। ठीक हो गया, वाटर मिनरल्स आते हैं। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन एक दफा देख लें। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एब्जॉर्प्टिव सरफेस रूट्स, एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो सॉइल से पानी या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, टू ट्रांसपायरिंग सरफेसेस लीव्स, जहां पर अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल कम है। तो ट्रांसपायरिंग सर्फेसेस तक जाएंगे अगेंस्ट डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी उनको डाउन मूव करती है, अगेंस्ट उसके वाटर की मूवमेंट हो रही होती है। दिस इज द असेंट ऑफ जाइलम सैप। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, रूट्स, दीज आर द एब्जॉर्प्टिव सर्फेसेस। ये क्या है, लीव्स, दीज आर द ट्रांसपायरिंग सर्फेसेस। सबसे पहले हो क्या रहा है, रूट से ये वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू ट्रेवल करता हुआ लीव्स तक जा रहा है, जिस जहां से अल्टीमेटली इसने ट्रांसपायर हो जाना है। तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस कौन सी है पूछा जाता है एमसीक्यू में, रूट्स होती हैं। ट्रांसपायरिंग सर्फेसेस कौन सी होती है पूछा जाता है एमसीक्यू में, लीव्स होती हैं। और इसके अलावा एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये रूट से लेकर लीव्स तक का डिस्टेंस कितना है। तो माइंड में रखिएगा कि ये शॉर्टेस्ट होता है हर्ब्स के अंदर, और लॉन्गेस्ट किन में होता है, कुछ टॉल ट्रीज में, जैसे यूकलिप्टस और रेड वुड की एग्जांपल में आती है। 90 मीटर्स तक मेंशन किया जाता है। ये वैल्यू याद रखनी है कि टॉल ट्रीज में ये वैल्यू कहां तक जा सकती है। अब जो हमने पाथवे पढ़ा था अपने वाटर और मिनरल अपटेक के अंदर, उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। होगा क्या, सबसे पहले एपिडर्मल रूट हेयर्स के थ्रू पानी एब्जॉर्ब होगा, एपिडर्मिस सेल्स के अंदर जाएगा, कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा जहां पर जंक्शंस होते हैं, प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू इनर कॉर्टेक्स के अंदर जैसे ही मूव करेगा तो फिर इसको एंडोडर्मिस के लेवल तक जाना पड़ेगा। एंडोडर्मिस के अंदर एक पाथवे जो ब्लॉक होता है वो एपोप्लास्ट पाथवे होता है, सिंपलेस्ट और वैक्यूलर पाथवे। इस एंडोडर्मिस से पानी और मिनरल्स को पेरिसाइकिल तक मूव करवाते हैं, पेरिसाइकिल से फिर जाइलम, जाइलम तक हमने यहां पर स्टॉप कर दिया था। मैंने कहा था कि अगला स्ट्रक्चर जो होगा, जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा, वो एक ट्रांसपायरिंग सरफेस होने वाली है, जहां से पानी ने अल्टीमेटली ट्रांसपायर कर जाना है। वो आपके पास कौन सा होगा, लीव्स। यहां पर सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, ट्रांसपायरिंग सरफेस। ठीक हो गया बच्चों। तो ये पाथवे आप लोगों ने नहीं भूलना, यहीं से क्वेश्चनिंग जो है वो आपकी मेजरली हो रही होती है। आगे मूव करते हैं। अब ना ये देखने के लिए कि कौन सी थ्योरीज एक्सप्लेन करती है, जरा हमें जाइलम टिश्यू को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो जाइलम टिश्यू ये आपको फेडरल और पंजाब की बुक से मैं कंबाइन करके बता रहा हूं। ऑल्दो ये नम्स का टॉपिक है तो पढ़ना तो फेडरल से चाहिए था, लेकिन मैं यहां कंबाइन करके बता रहा हूं। सबसे पहले जाइलम टिश्यू का वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है जाइलून, जिसका मतलब होता है वुड क्रैमिंग करने वाली बात है। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसके सेल्स आप लोगों ने माइंड में रखना है। सबसे पहले वेसल्स, ट्रैकीड, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। इसमें से लिविंग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है, बाकी सारे नॉन लिविंग है। जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो वेसल्स और ट्रैकीड्स हैं। इनको आप लोगों ने सबसे पहले प्रायोरिटी पर याद करना है, क्योंकि इनके बारे में मेजरली अपनी इंफॉर्मेशन को क्रैम करना है कि ये दिखते कैसे। लेकिन इनको क्रैम करने का आसान तरीका इनकी तस्वीरों के थ्रू है, वो यहां पर मैंने ड्रॉ कर दी है। अब इंशाल्लाह जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है जाइलम वेसल्स के हवाले से। याद रहे कि ये मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में फाउंड होते हैं, मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये थिक वॉल्ड होते हैं और ट्यूब लाइक होते हैं। अब देखें, ये आपको इनकी शक्ल नजर आ रही है, कितने थिकंड है, थिकंड ट्यूब लाइक है। ठीक है, ट्यूब सी बनी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिंपल, अगर आपने शक्ल देख ली है, थिक वॉल्ड ट्यूब लाइक है, याद करने की जरूरत नहीं है। और सेवरल फीट के होते हैं, यानी कि काफी लेंथी होते हैं। ठीक है, मैं यहां पर एक बात कर दूं कि इनका डायमीटर क्या होता है, 20 से लेकर 70 माइक्रोन, 0.7 मिलीमीटर। ये साइंटिफिक फिगर में बिल्कुल ठीक बात है, आप लोगों ने इसको गलत नहीं कहना। मेनली हमारे पास 20 to 70 माइक्रोन। देखिए डायमीटर से ही पता लग रहा है कि ये थिकंड वॉल्ड सेल्स हैं, और वो आपको नजर भी आ रहा है, लिग्निफाइड है। अब देखें, मैंने आपको ये सेकेंडरी सेल वॉल के टॉपिक के अंदर ही पढ़ाया था कि जहां पर भी लिग्निन आ जाता है वो सेल आपके पास डेड हो जाता है। जैसे सेकेंडरी सेल वॉल में स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर हम देखते हैं कि वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर लिग्निन आ जाता है। तो ये भी डेड है। जैसे मैंने यहां पर कहा, जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ और सिर्फ लिविंग है, बाकी सारे नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग होने की वजह आपको पता है, क्योंकि यहां लिग्निन मौजूद है। और पिटेड वॉल्स हैं।
पिटेड का क्या मतलब है कि यहां पर परफोरेशंस मौजूद है। यहां पर अगर मैं आपको दिखा दूं कि परफोरेशंस यहां पर छोटे छोटे ये जो नुक्ते आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इनकी परफोरेशंस जो है वो डिफाइन हो रही हैं, पिटेड वॉल्स हैं, ठीक है। और यहां पर इसका रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो 10 टाइम्स फास्टर होता है देन ट्रैकीड्स। ट्रैकीड जो इसके दूसरे वाले सेल्स हैं, इसमें से रेट ऑफ फ्लो जो वेसल्स के अंदर होता है वो 10 टाइम्स फास्टर होता है। लेकिन क्यों, वाई? माइंड में रखिएगा, यहां पर आपको ना ये परफोरेटिंग प्लेट्स नजर आती हैं। परफोरेटिंग प्लेट्स आपके पास ज्यादा अलाउंस करती हैं मूवमेंट करवाने के लिए वाटर से। और ये जो आपको जंक्शन नजर आ रही है ना, ये दो वेसल एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन हुए पड़े हैं। याद रखिएगा, इससे आपको ये बात पता चलती है कि ये इंडिविजुअल सेल्स नहीं होते, ये जंक्शन में एक साथ जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल सेल्स नहीं होते। जबकि ट्रैकीड्स को जब हम स्टडी करेंगे तो ट्रैकीड्स को आप लोगों ने याद रखना है कि ये इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके एंड्स जो होते हैं वो टेपर होते हैं। अब ये टेपर जैसे ये जो नोक सी बनी हुई है, जैसे ये पॉइंटर है ना, इसकी नोक आप लोग देख रहे हैं, इसकी नोक कैसी है, ये टेपर है। इतनी भी टेपर नहीं है खैर, ये तो थोड़ी सी गोल है ऊपर से। जो टेपर है वो ये आपकी शक्ल जो है वो नजर आ रही है। जाइलम फाइबर्स भी कुछ इस तरीके से होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। यहां पर ट्रैकीड्स को देख लें, वो आपके पास एंजियोस्पर्म्स के अंदर थे, ये आपको फर्न्स और कॉनिफर्स में नजर आते हैं। वहां पर ये ट्रैकीड्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग सेल्स के तौर पर एक्ट करते हैं। अब इससे आपको ये बात समझ में आ सकती है कि क्या एंजियोस्पर्म्स में रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा या फर्न्स और कॉनिफर्स में? तो ऑब्वियस सी बात है कि एंजियोस्पर्म्स में आपको वेसल एलिमेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, वेसल्स नजर आ रही हैं, और वेसल्स में 10 टाइम्स फास्टर फ्लो होता है देन ट्रैकीड्स। तो एंजियोस्पर्म्स में फ्लो का रेट जो है वो ज्यादा फास्टर होगा एज कंपेयर टू फर्न्स एंड कॉनिफर्स, ठीक है। तो ट्रैकीड्स के हवाले से जो दूसरी बात है वो ये कि ये इंडिविजुअल सेल्स है, ठीक है, इंडिविजुअल सेल्स हैं। लेंथ इनकी सेवरल मिलीमीटर तक होती है, डायमीटर इनका कम होता है, यानी कि ये थोड़े थिन वॉल्ड होते हैं एज कंपेयर टू वेसल्स 30 माइक्रोन। वहां पर मैंने 70 माइक्रोन तक बताया था। ये भी लिग्निफाइड सेल्स हैं, मतलब ये भी आपके पास डेड सेल्स हैं, और एंगुलर हैं और स्मॉलर सेल्स हैं, ठीक है। और इनके एंड्स क्या होते हैं, टेपर्ड, ठीक है, टेपर्ड एंड्स होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। जाइलम फाइबर्स की बात करूं तो ये डेड होते हैं लेकिन नैरो होते हैं और हाईली इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। यहां अगर इसकी शक्ल आप लोग देखना चाहते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है, बहुत इलोंगेटेड सेल्स हैं और इनके एंड्स भी टेपर्ड होते हैं, इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये वाली बातें याद रखना है। और हाईली थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं बच्चों, हाईली थिक वॉल्ड। टेपरिंग एंड्स मैंने बता दिया। और मेनली इनका काम क्या होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने फ्लोइंग सेल्स में देखा था, कंपेनियन सेल्स जो थे वो आपके पास सपोर्ट का रोल प्ले कर रहे थे। यहां पर जो मैकेनिकल सपोर्ट का रोल जाइलम सेल्स में करते हैं वो इन जाइलम फाइबर्स का काम होता है। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करूं तो पैरेन्काइमा के जब भी पैरेन्काइमा का वर्ड सुने सबसे पहले फंक्शन को एसोसिएट करें, टेम्परेरी स्टोरेज फॉर वाटर एंड मिनरल्स, ये इसका काम होता है। और ये आपके पास ओनली लिविंग सेल्स होते हैं जाइलम के। क्या मैंने कहा, ओनली लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम जो है वो जाइलम पैरेन्काइमा है। और ब्रॉडर सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन आप लोगों ने जरा डिफरेंस के वजह से याद रखने। ये आपके पास डिफरेंट तरीके के पॉइंट्स जो है वो बन सकते हैं। हर तरह के सेल्स को मैंने डिस्कस कर दी, कुछ भी छोड़ा नहीं है। हालांकि इंपॉर्टेंट ट्रैकीड्स हैं और आपके पास वेसल एलिमेंट्स हैं। तो ये शक्लें एक दफा देख लें दोबारा से, इंशाल्लाह फिर कोई इशू नहीं रहेगा। मुझे पता है थोड़ा सा क्रैमिंग वाला हिस्सा है ये वाला, लेकिन अगली थ्योरीज को पढ़ने से पहले जरा इन सेल्स का आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप के हवाले से। एक बात आप लोगों ने सबसे पहले याद रखनी है कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस से जब तक ट्रांसपायरिंग सरफेस तक जा रहा है तो इसे ग्रेविटी का सामना करना है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो एक चीज ये हो सकती है कि नीचे से इसे कोई पुशिंग फोर्स मिल रही है जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है, या फिर कोई अपवर्ड पुल है जो इसको नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कुछ थ्योरी जो है वो पेश की जाती हैं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी के हवाले से, और दूसरी एम्बेबिशन जो वाटर मॉलिक्यूल्स का एडहेरेंस है विद द सेल वॉल्स, यानी कि एडहेजन की वजह से वाटर का अपटेक ऊपर की तरफ हो रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और जो सबसे एक्सेप्टेबल है वो है टैक थ्योरी, कोहेजन एडहेजन टेंशन थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले जरा पढ़ लेते हैं रूट प्रेशर थ्योरी को। स्टेफन हेल्स एक साइंटिस्ट थी जिसने 1727 में आपके पास रूट प्रेशर थ्योरी को पेश किया था। उसने कहा था कि दिस फोर्स रेजेस वाटर अप टू 6.4 मीटर ऑफ हाइट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्रेशर डेवलप्ड एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। यानी कि ये कॉन्टिन्यूस ऑपरेट होने वाला प्रेशर नहीं है, सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर पर एस्टैब्लिश होता है। इसमें होता क्या है जरा बच्चों, मैकेनिज्म आप लोगों ने समझना है। मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये वाली बात बताई है कि पानी हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है। क्या मैंने कहा, पानी हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है। अब मैं ये वाली बात एक बता दूं, आपकी बुक के अंदर एक लाइन लिखी जाती है कि देयर इज एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स इनटू द जाइलम वेसल्स। अब जैसे जैसे यहां पर सॉल्ट्स आते हैं तो क्या होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब सॉल्यूट कंसंट्रेशन से क्या हो रहा है कि पानी ऊपर की तरफ जा रहा है।
फिर मजीद सलूट आया, मजीद पानी ऊपर की तरफ उठा, मजीद सलूट आया, मजीद पानी की तरफ उठा, मतलब सलूट आ रहा है पानी ऊपर, सलूट आ रहा है फिर पानी ऊपर, सलूट आ रहा है फिर पानी ऊपर, ऊपर ऊपर जाते जाते अल्टीमेटली ये बता रहा है कि ये जो ऊपर जा रहा है पानी, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है पानी को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन एक बात बता दूं कि ये इतने एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये डे टाइम के अंदर लीस्ट अफेक्टेड होता है ड्यू टू लेस ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी का एक फैक्टर होता है जो कि रात के वक्त ऑपरेट करता है, और जब ह्यूमिडिटी रात के वक्त ज्यादा होती है तो नाइट टाइम हम ये कह सकते हैं कि रूट प्रेशर कहीं ना कहीं हद तक इफेक्टिव है, बट दिन के वक्त आपके पास ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, आपके पास ये कितनी फोर्स को जनरेट कर सकती है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 100 से लेकर 200 किलो पास्कल तक की फोर्स को जनरेट कर सकती है, बट एक्सेप्शनली ये 800 किलो पास्कल तक भी जा सकती है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि ये वाटर को अप टू द जाइलम वेसल टॉल प्लांट्स में मूव करवा सके। जैसे हमने ये वाली बात की थी ना कि इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है 90 मीटर्स का, तो इनमें इतने टॉल प्लांट्स में ये इतनी इफेक्टिव थ्योरी नहीं है। ठीक है, शॉर्ट प्लांट्स में या नाइट टाइम के अंदर हम ये कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं, और इसका रेट ऑफ फ्लो मेंशन किया जाता है 15 मीटर पर ओवर। ठीक है, 15 मीटर पर ओवर जो है उसका रेट ऑफ फ्लो मेंशन किया जाता है, तो ये वैल्यूज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब इसके साथ हम ग्यूटेशन का फिनोमेना भी एसोसिएट करते हैं। अब एक बात मैंने, ग्यूटेशन को एक्सुडेशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे ही लीव्स की तरफ आपके पास आएगा वाटर, तो माइंड में रखना है कि यहां पर कुछ ग्लैंड्स पड़े होते हैं, इनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स या वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। ठीक है, और ये फिनोमिना आपको किस में नजर आता है? ग्रास में, स्ट्रॉबेरी में, रोज में, गुलाब के फूल में आपको ये सारा का सारा रूट प्रेशर वाला फिनोमिना जो है वो नजर आता है। और अगली आखिर में मैंने लाइन लिख दी है कि एसोसिएटेड विद ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रात के वक्त ज्यादा होगी तो रूट प्रेशर भी रात के वक्त ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और ये 6.4 मीटर हो गया, ये वैल्यूज, एक्सुडेशन का फिनोमिना, वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स को नाम क्या देते हैं? हाइडाथोड्स। दीज आर द क्वेश्चंस जो यहां से पूछे जाते हैं। अब अगली ये थ्योरी जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, इसको बोलते हैं टैक थ्योरी। डिक्सन ने इसको प्रपोज किया था फॉर बल्क फ्लो एंड मैस फ्लो वाटर। सबसे पहले जो उसने फोर्स यहां पर बताई थी वो थी कि वाटर मॉलिक्यूल्स इतने सारे कैसे ऊपर की तरफ जो है वो एक साथ जो है वो असेंट हो रहे हैं। तो याद रखना ये है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये जो अट्रैक्शन है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स ये आपके पास कोहेजन कहलाती है। कोहेजन में क्या होता है कि एक पानी के मॉलिक्यूल ने दूसरे पानी के मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ा होता है, कहता है हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, जैसे मैं आपका साथ इंशाल्लाह एमडी कैट तक नहीं छोड़ूंगा, तो ये इसको पकड़कर अपने साथ रखते हैं जिससे चेन लाइक अपीयरेंस बनती है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? कोहेजन। तभी ढेर सारा पानी जो है वो ऊपर की तरफ असेंट जो है वो हो रहा होता है। अब इसी के साथ एक फोर्स होती है, इसको बोलते हैं एडिशन। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम वॉल्स। इसकी वजह से भी, जैसे ये जाइलम वॉल आपको नजर आ रही है ना, एक तो ये फोर्स है जिसने पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट किया, इसको कहते हैं कोहेजन। एक अट्रैक्शन बिटवीन जाइलम वॉल्स और पानी के मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं एडहीजन। ठीक है, एडहीजन होता है। और अल्टीमेटली फिर टेंशन की बात करते हैं, ये होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट कैन पुल वाटर अप टू 200 मीटर 600 फीट इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो बात की जाती है। फिर अल्टीमेटली वाटर ने ट्रांसपायर होना होता है ड्यू टू द ट्रांसपायरेशनल पुल। ये आपके पास चौथा है फैक्टर, जिसमें से 99% जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, और 1% आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज जो है वो हो रहा होगा। ठीक है, अब ट्रांसपायरेशनल पुल के भी कुछ डेमेरिट्स हैं। डेमेरिट्स ये कि कुछ प्लांट्स में तो ये 8 मीटर पर आवर की रफ्तार से ऑपरेट करता है, कुछ प्लांट्स में 1 मीटर पर आवर की रफ्तार से मूव करता है। इससे क्या बात आपको समझ में आ रही है? बात ये समझ में आ रही है कि जिन प्लांट्स में ये इतनी कम स्पीड है वहां पर कुछ और थ्योरीज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी। जैसे रूट प्रेशर के ऊपर पड़ा है तो वहां पर आपके पास रूट प्रेशर ज्यादा ऑपरेशनल हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जो पेश की जाती हैं। अब अल्टीमेटली यहां पर जो सवाल है उनको हल करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट प्रेशर? तो रूट प्रेशर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैंने आपको कहा था कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन जैसे जैसे ज्यादा होती जाती है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन ये तो हमने उसके साथ एसोसिएट ही नहीं की। फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट सिस्टम ये भी नहीं, ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट्स। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों ने करनी है। ऑस्मोटिक मूवमेंट जब मूवमेंट होगी रूट्स के अंदर तो उसके नतीजे में आपके पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन, एक्टिव सिक्रीशन होगी सॉल्ट्स की, जिसके नतीजे में पानी राइज करता करता अल्टीमेटली ऊपर की तरफ उठ जाएगा। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली हिंडर द असेंट ऑफ जाइलम सैप? हिंडर का मतलब होता है स्टॉप या रुकावट। कौन बनता है असेंट ऑफ जाइलम सैप में? हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी तो नहीं ना बनती, हाई रेट ऑफ रूट प्रेशर। अच्छा, ये तो याद रखना, हाई ह्यूमिडिटी तो रूट प्रेशर को फैसिलिटेट करेगी। जैसे रात के वक्त हम ये वाली बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रूट प्रेशर बढ़ेगा। हाई रेट ऑफ रूट प्रेशर ये भी अगेन वही एक बात है, ये दोनों एक ही बात है। स्ट्रॉन्ग कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स ये तो सपोर्ट करेगा। लो ट्रांसपिरेशन बिल्कुल हिंडर करेगा बच्चों, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है।
ओके हो गया। तो ये क्वेश्चन के जवाब अगर दे सके हैं तो ये माइंड में रखना है, इन थ्योरीज को याद रखना है, इन वैल्यूज को स्पेसिफिकली याद रखना है, ये पूछी जाती हैं। और कोहेजन हो गया, एडहेजन हो गया, कितना टेंशन के अंदर जो है वो कैपेबिलिटी है इसको मूव करवाने की, ये बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। कोई बात रह तो नहीं गई? नहीं, हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह सबको कवर कर लिया है। तो असेंट ऑफ जाइलम सैप के साथ ये हमारा फॉर्म एंड फंक्शन वाला प्लांट्स का टॉपिक खत्म होता है। नम्स का सिलेबस इसी के साथ हम माइंड अप करते हैं। अब 28 सितंबर नम्स के दिन के ऊपर आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है? पढ़ चुके हैं सारा, बस थोड़े से वो अजीब से क्वेश्चन करते हैं नम्स वाले, होता कुछ भी नहीं है, बुक की चीज़ें होती हैं, बस सिंपली बस वो माइंड में आनी चाहिए कि बुक में ये बात लिखी भी कहाँ पर है और किस तरीके से रिलेट कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? जैसे मैंने आपको वाटर पोटेंशियल में बताया कि वो कैसे सॉल्यूट पोटेंशियल को रिलेट कर सकता था, तो आप लोगों ने वो बातें नहीं भूलनी। बाकी मेरी तरफ से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।